जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक कुरम का ताल्लुक है तो यकीनन वहाँ पर कुछ अरसा से हालात मखदूश थे और जैसे आपको पता है फसादात हुए, दो ग्रोहों में, दो फ़रीक़ैन में मुसल्लह तसादम होते रहे हैं, जिसके नतीजे में यकीनन इंसानी ज़िंदगियों का, इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। काफ़ी लोग जाँ बाग हुए हैं और इस वक्त पाड़ा चिनार का रास्ता भी बंद है। लेकिन इस वाक़े के फ़ौरन बाद सूबाई हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने और जो हमारी वहाँ की डिविजनल इंतज़ामिया और ज़िली इंतज़ामिया हैं, उन्होंने कोशिशें की और सबसे पहले तो हमने ये इंश्योर किया कि वहाँ पर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान लड़ाई ख़त्म हो, जंग बंदी हो, फायर बंदी हो। उसमें अल्लाह के फ़ज़ल से पहले 7 दिन का उन्होंने ऐलान किया दोनों फ़रीक़ैन ने, उसके बाद 10 दिन का और उसके बाद इस वक्त गैर मुय्यना मुद्दत तक फायर बंदी का ऐलान हो चुका है। मेरे अंदाजे के मुताबिक और मैं ये कहूँगा, बरमला कहूँगा कि दोनों फ़रीक़ैन फायर बंदी का वो भी कर रहे हैं, लिहाज भी कर रहे हैं और उसकी पासदारी भी कर रहे हैं। लेकिन यकीनन इसमें भी शक नहीं है कि बाज़ जगहों पर वायलेशन हो जाती है, बाज़ जगहों पर मखसूस इलाक़ों में स्पोरेडिक किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उसको भी फौरी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। और जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो फौरी तौर पर पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया और इवन फ्रंटियर कांस्टेबलरी, FC, कुरम मलेशिया और पाक फ़ौज वो भी वहाँ पर इंटरवीन करके लड़ाई को फौरी तौर पर हम ख़त्म करा देते हैं। लेकिन मसला वक्ती तौर पर इस इशू का नहीं है कि हम वक्ती तौर पर उसकी मरहम पट्टी करके इसका कोई ऐसा हल निकालें कि चंद दिनों के बाद खुदा न ख्वास्ता फिर मसला हो। तो पॉलिसी ये है, सूबाई हुकूमत की ये पॉलिसी है और वहाँ के अमायदीन के साथ, दोनों फ़रीक़ैन के नुमाइंदों के साथ मिल बैठ कर हमने ये फ़ैसला किया है कि इस मरतबा इस मसले का हम एक ऐसा हल निकालेंगे जो मुस्तकिल भी हो, जो पायदार भी हो, ताकि ये जो डिस्प्यूट्स हैं, जिनकी वजह से छोटे छोटे जो मसाइल हैं, जिनकी वजह से दोनों फ़रीक़ैन में वक्तन फ़वक्तन नाराज़गी पैदा होती है, फिर तसादम होता है और उसके नतीजे में बड़े पैमाने पर फसाद शुरू हो जाते हैं, उसका बेखुनी की जा सके, उसका कला कमा किया जा सके। तो इस सिलसिले में उसूली तौर पर यह फ़ैसला किया गया था कि वहाँ के अमायदीन को बिठाकर उनसे मुशावरत के साथ एक फार्मूला जो है उस पर एग्री किया जाए और उसके मुताबिक प्रोसेस किया जाए। उस सिलसिले में ग्रैंड जिरगा जो कि पहले से तश्कील दिया गया था, जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के नुमाइंदे हैं और अच्छे खासे मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदे हैं, उन पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगा था। वज़ीर आला साहब ने कोहाट जाकर उनसे मुलाकात भी की और उनके साथ बातचीत करने के बाद ये फ़ैसला हुआ कि उन्हें टाइम दिया जाएगा, वो दोनों फ़रीक़ैन के इश्यूज़ को सामने रख कर एक लाहा अमल मुरतब करेंगे। ये हम बातचीत का अमल जारी था। उसमें जैसे कि आपको पता है कि ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये तकरीबन कोई 130 साल पुराना मसला है और इसमें कई बार ये लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, कई मुआहदे हो चुके हैं, लेकिन बाद में बावजूद वो मुआहदे जो हैं उन पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सका जैसे कि होना चाहिए था। तो चूँकि कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए दोनों फ़रीक़ैन को टाइम भी चाहिए था। पहले एक फ़रीक ने कुछ अरसे के लिए टाइम मांगा, जिसकी वजह से वो जो प्रोसेस था उसमें तातुल आया। पहले 2 दिन का मांगा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया। अब एक फ़रीक ने रजामंदी का इजहार कर दिया है, दस्तखत कर दिए हैं। दूसरा फ़रीक जब ये आए तो दूसरे फ़रीक ने हफ्ते के दिन रात को उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा। उन्हें टाइम दिया गया क्योंकि हम चाहते हैं कि 1 आध दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर तातुल होता भी है, लेकिन अगर उसके नतीजे में मसले का एक मुस्तकिल और पायदार हल निकल सकता है तो हमें उसमें हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। इसलिए उन्हें 2 दिन का टाइम दिया गया। कल इंशाअल्लाह उनकी तरफ से कमिटमेंट है कि वो 11 बजे आएंगे और दोबारा उस जिरगे में बैठेंगे और हमें ये यकीन है अल्लाह के फजल व करम से कि इंशाअल्लाह कल इस मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। जैसे ही इस मुआहदे पर दस्तखत होंगे, उसमें जो मेन जिसको मैं कहूँगा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, जिस पे वाले से जो शिक है, उस पर बात थी। हमारी ये शर्त थी हुकूमत की तरफ से, ये शर्त इसलिए आयद की गई है कि एपेक्स कमेटी ने भी और सूबाई काबीना ने भी जो इस सिलसिले में फ़ैसले किए हैं, उनके मुताबिक सबसे पहले असला सरेंडर करना पड़ेगा। जब दोनों फ़रीक़ैन असला सरेंडर करेंगे उसके बाद और अपने बंकर्स मस्मार करेंगे, खाली भी करेंगे और उसके बाद वो डिमोलिश होंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे और सड़क जो है हम खोल देंगे। क्योंकि इस वक्त अगर
फरीकैन के पास असले की मौजूदगी के बावजूद सड़क खोल दी गई, तो इसमें रिस्क है, इसमें खतरात हैं, क्योंकि ये ना हो कि खुदा न ख्वास्ता फिर कहीं अटैक हो जाए, सड़क पे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में फिर ये जो वायलेंस है ये फिर पूरे इलाके में फैल जाए। तो इसलिए हमें हिफाजती तदाबीर के तौर पे सड़क उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक ये मुआहदा दस्तखत नहीं हो जाता और जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि दोनों फरीकैन तैयार हो गए हैं असला सरेंडर करने पे, ताकि इंतज़ामिया अमन को यकीनी बना सके। देखें, ये एक लॉजिकल सी बात है कि अगर दोनों फरीकैन के हाथों में भारी हथियार होंगे और इंतज़ामिया कहे कि मैं अमन कायम करने लगी हूँ, तो ये नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी वक्त भी वायलेंस दोबारा इरप्ट हो सकता है। तो ये सिर्फ वजह थी डिले की, जिस तरह आपने सवाल किया कि क्यों डिले हो रहा है या 2-2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, तो इसलिए दिया जा रहा है कि फरीकैन खुद वो टाइम मांग रहे हैं, हमने कोई टाइम नहीं दिया, बल्कि हमारी तरफ से इसरार था बार बार कि जल्दी जल्दी करें ताकि लोगों के मसाइल खत्म हो, सड़क खोली जाए और लोगों के मसाइल खत्म हो। जी, बयान आया है उसमें एक फरीक ने कहा कि हम एपेक्स कमेटी को नहीं मानते और ना ही हम असलहा फराहम करेंगे या असला उनको वापस देंगे, तो इस हवाले से बताइए। और एक ये बताइए, ये मुआहिदा क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? देखें, जहाँ तक इस तरह की वीडियोस का ताल्लुक है, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। आजकल सोशल मीडिया की वजह से मसला ये बना हुआ है कि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है और वो मीडिया पे आकर एक बयान दाग देता है। अगर हुकूमत हर सोशल मीडिया के बयान का जवाब देने लग जाए या वजाहतें करने लग जाएँ तो हमारे लिए अपना काम करना मुश्किल हो जाएगा। करने दें, जो ये कह रहे हैं, एपेक्स कमेटी एक आला तरीन मुशावरती और इख्तियाराती कमेटी है जिसमें तमाम इदारों के, सूबाई हुकूमत के, बल्कि मरकज़ी वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे शामिल होते हैं। इस बार भी जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मौजूद थे, वफाक का नुमाइंदा भी था, सूबाई भी थे, मिलिट्री के भी थे, सिविलियन भी थे, सब मौजूद थे, इलेक्टेड नुमाइंदे भी मौजूद थे, और ये उनके उस लेवल पर ये फैसले हुए हैं। और उसके बाद 2 दिन के बाद सूबाई काबीना ने भी उन फैसलों की तौसीक की है। तो इसलिए ये कहना कि मैं उन फैसलों को मानता नहीं हूँ या मैं उस कमेटी को जो कहता है तो कहने दें, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता ये फैसला है कि इंशाअल्लाह दोनों फरीकैन और मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं उस मुशावरत का हिस्सा हूँ, मैं उनके साथ मिल रहा हूँ, उनके साथ मेरा राब्ता है। अभी भी यहाँ से फारिग होने के बाद उन्हीं के, आज सुबह भी मैंने उनके साथ एक जरगा किया, अहले तशरीह के मेंबरान आए थे, उनके साथ कुरम कई थे, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। अभी थोड़ी देर के बाद, आपके बाद उधर एक और ग्रुप आ रहा है, उनके साथ मैंने मीटिंग करनी है। तो मुझे पता है कि दोनों फरीकैन राजी हैं, कोई ऐसा सच मसला नहीं है, सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, कुछ लोगों से, अपने रहनुमाओं से, अपने बड़ों से मुशावरत की, उसके बाद इंशाल्लाह ये मसला, वो जो फॉर्मेलिटी दस्तखत की है वो भी इंशाल्लाह कल तक हो जाएगी और ये मसला हम बड़ी हद तक रिजॉल्व कर लेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है ये आपने मरी मुआहिदा, देखें, मरी मुआहिदे पर अमल होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। 2008 में ये मुआहिदा हुआ था और वो काफ़ी तफसीली मुआहिदा था और दोनों फरीकैन ने उसको एग्री किया था कि हम इस पर अमल करेंगे। बाद में आने वाले वक्तों में यकीनन कुछ हुकूमतों की तरफ से भी इम्प्लीमेंटेशन का इशू रहा और कुछ जो दोनों फरीक थे उनमें से भी बाज़ को बाद में तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए, जो तरीक़ाकार मुतय्यन था उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो वो मुआहिदा नहीं हो सका। लेकिन मेरे ख़्याल में, मैं ये समझता हूँ कि मरी मुआहिदे को रोने की बजाय यकीनन एक मसला है, वो मौजूद है, आज भी वो उतना ही मुकद्दस और उतना ही रेलेवेंट है जितना 2008 में था। हमने ये जो एग्रीमेंट किया है या जो करने जा रहे हैं, इसमें ये तमाम बातें डिस्कस हो चुकी हैं कि आइंदा आने वाला जो मसले का जो फार्मूला होगा उसमें वो तमाम मुआहिदात की शिकें शामिल होंगी जो इससे पहले हो चुकी हैं। ये 2008 का भी, अच्छा 2008 से भी पहले कुछ मुआहिदे हुए थे, उनको फिर यकजा किया गया 2008 वाले मुआहिदे में, ये मरी वाले में, लेकिन उसके बाद भी कई छोटे मोटे मुआहिदे हो चुके हैं। हमने ये उनको कहा था और ये वो भी एग्री करते हैं कि इन तमाम मुआहिदात के जो उसूल हैं उनको डाला जाएगा और ये जो कल इंशाल्लाह मुआहिदा होने जा रहा है इसमें ये तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट भी करेंगी और इन पर अमल भी होगा। एक और सवाल है, एक बात है कि जो इस वक्त सरहदात पर जो मामलात चल रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है और ये इस खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ये न शिया फसादात है न सुन्नी फसादात है, ये एक मनसूबाबंदी है जिसके तहत पाड़ा किनार को, बॉर्डर को खाली करने का कहा जा रहा है और वहाँ पर दोबारा जो दहशतगर्द है उनको कपाने का मंसूबा है। इसके बारे में
सूबाई हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? बस जी देखें, इसमें एक ज़िमनी सवाल मेरा यह है, अगर हुकूमत माइंड ना करे और कमेंट्स देना चाहे कि जनूबी अजला को सारे तालिबान कैप्चर कर चुके हैं, रात के वक्त उनकी हुकूमत शुरू हो जाती है, दिन के वक्त वो चले जाते हैं, इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है? ये सवाल तो नहीं है, ये एक तबसरा है जिस पर मैं तबसरा ही कर सकता हूँ। कर लें सर। और हाँ, जहाँ तक शमीम शाहिद साहब के सवाल का ताल्लुक है, बिल्कुल ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लोग फ्लोट कर रहे हैं कि सरहदों को खाली किया जा रहा है, या कोई बैनुल अक़वामी प्लान है, या कोई पता नहीं एंटी पाकिस्तान कोई प्लान है जिसके ज़रिए कुछ सरहदों को खाली किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ऐसा कोई मंसूबा कम अज़ कम ना मेरे इल्म में है, और ना मेरे ख्याल में ऐसा कोई मंसूबा जो है वो उस पर कोई काम हो रहा है। बात यह है कि एक वाक़या है, आपको पता है कि गुज़श्ता 100 साल से ज़्यादा अरसा, 130 साल मेरे अंदाजे के मुताबिक 130 ईयर्स से ये मसला कुरम में मौजूद है। ये कोई नया तो नहीं है, मौजूदा हुकूमत ने या पिछली हुकूमत ने कोई नया मंसूबा साजिश तो नहीं की कि ये फसादात अब पैदा हुए हैं, पहले से थे, मसाइल थे। पहले ये था कि अफ़गानिस्तान की तरफ हमारे मामलात ऐसे होते थे कि सरहद खुली होती थी, तो अगर पाड़ा चिनार के लिए टल की तरफ से जो रास्ता है, अगर ये किसी वजह से बंद हो जाता था तो लोग अफ़गानिस्तान के रास्ते रसद का और तरसील का काम कर सकते थे, मरीज़ भी वहाँ उस रास्ते से शिफ्ट होकर दोबारा दूसरे इलाकों से पाकिस्तान में एंटर हो जाते थे। इस बार वो बॉर्डर बंद है, उसकी कुछ वजूहात अफ़गानिस्तान साइड पे मामलात हैं जिसकी वजह से बॉर्डर्स को बंद किया गया है, तो एक ये वजह है। अदरवाइज़ जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका कि वहाँ पर कोई बड़े पैमाने पर कोई सरगर्मी, तो वो मेरे ख्याल में आप सब लोगों का इल्म है कि वहाँ पे 2001 के बाद जब अमरीकी फ़ौजी आए और वहाँ पर एक लड़ाई शुरू हुई, तो उसकी वजह से ये डायनामिक्स पूरे सरहदी बेल्ट में है। ये कोई सिर्फ कुरम तक नहीं है, ये वज़ीरिस्तान से, जनूबी वज़ीरिस्तान से लेके बाजौड़ तक ये सारा मसला है। और लेकिन उसको कई जगहों पे उसको कंट्रोल कर लिया गया है, कई जगहों पे उसके थोड़े बहुत मसाइल हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी गहरी कोई बात है। एक अमन व अमान का मसला है। हाँ, अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बाज़ों का लड़ाई ज़ाती या ग्रुप्स की लड़ाई होती है, कहीं ज़मीन का तनाज़ा होता है, कहीं कोई और वजह होती है, लेकिन बदकिस्मती से उसको मजहबी या फिर कवारियत का रंग देकर उसमें मज़ीद वो डाल दी जाती है, तलखी डाल दी जाती है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। ये मैं समझता हूँ कि एक अनफॉर्चुनेट किस्म की बदकिस्मती से ये एक डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो लोग वहाँ के हैं सब बड़े बाशऊर, अक्लमंद और बड़े मामला फ़हम लोग हैं, सबको पता है। हमें खुद यही कहते हैं कि हमें अंदाज़ा है कि ये चीज़ें हो रही हैं और हम भी चाहते हैं कि इसका मामले का सदेबाब हो सके, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम इसको हैंडल कर लेंगे। गुज़िश्ता 4-5 साल हो चुके हैं पीटीआई हुकूमत ने हमें मीडिया कानूनी के लिए ज़मीन दी, अभी तक वो प्लाट ना मिल रहे हैं, ना तामीर हो रही, ना कुछ हो रही है। उसका जी आप क्या जवाब देंगे कि हमें कब दे रहे हैं प्लाट, नए प्लाट सदर साहब मुंतखब हुए, ये तोहफा हमें कब दे रहे हैं? ये दो देंगे आप, ये दोनों के हाथ भी मैंने उठा दिए। शमीम से अपने कोई हौसला नहीं करना ना, बस कभी हौसला से सवाल बगन में गैर मुकामी लोग हैं, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यार गैर मकामी तो मैं भी पेशावर में गैर मकामी हूँ और हम सारे ही हैं, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन गैर मकामी दहशतगर्द अगर हैं और वो वहाँ पर किसी फसाद में हिस्सा ले रहे हैं तो यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हर हालत में होगी। पहले हम ये मामलात को थोड़ा सा इस हद तक हैंडल कर लें कि ये राजीनामा हो जाए, दोनों सड़क खुल जाए, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम उन तमाम लोगों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। कानून के मुताबिक जो भी इक़दामात उठाने इंशाल्लाह वो उठाए जाएंगे और किसी किस्म की दहशतगर्दी को किसी भी वजह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी पहला सवाल ये है कि पीटीआई जो है वो आईन और कानून की बालादस्ती की बात कर रही है और वफाक से जो है मुतालिबात कर रही है, लेकिन खुद खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम गुज़िश्ता 3 सालों से मफलूज है और 1 रुपया भी उनको जारी नहीं किया गया और इसके अलावा जो है अमेंडमेंट की गई है और उनको जो है मफलूज कर दिया गया है निज़ाम को, बल्दियाती निज़ाम को। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा जो है ना इसको फ़ाल करे और अमेंडमेंट वापस ले? एक ये सवाल है। दूसरा ये है कि अपोजिशन लीडर जो है उसके घर पर रेंजर वाले आए और हज़ारा में उन्होंने छापा मारा और अभी तक जो है सूबाई हुकूमत ने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उन्होंने खुद जो है ना IG और DPO को जो है दरख्वास्तें भी दी है, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई हुई है वफाक के खिलाफ? पहली बात तो ये है कि जहाँ तक बल्दियात का है कि आप कहते हैं 1 रुपया उनको नहीं मिला, मेरे ख्याल में ये चीज़ इसको ज़रा दोबारा आप चेक कर लें। मेरी मालूमात के मुताबिक तो उनको वक्तन फ़वक्तन
فنڈز دیے جاتے رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس سوال دو کہ بعض کو پینا کو زمان جواب ہو رہا بس خیر کہ غلط ہم میں وہ دے رہا یار خبر ادادا کہ ہم نے پیسے ان کو وقتاً فوقتاً دیتے رہے ہیں, ریلیز کرتے رہے. ہاں البتہ جتنے وہ مانگ رہے ہیں شاید ان تو نہیں ملے ہوں گے, وہ مجھے ایگزیکٹلی فگرز نہیں ہے, میں تو مبارکباد کے لیے آیا تھا, وہ فگرز لے کر نہیں آیا, وہ میں آپ کے ساتھ الگ سے اگر آپ کہتے ہیں آپ آ جائیں, میں آپ کو لوکل باڈیز والا جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے ساری انفارمیشن الانگ ود ڈیٹیلز ساری آپ سے شیئر کر دوں گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ مجھے جہاں تک اپوزیشن لیڈر کے گھر پر چھاپے کا تعلق ہے تو قانونی کارروائی جو ہونی چاہیے وہ ہوگی, وہ تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہم نے کب. لیکن ایک بات میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک یہ وفاق اور اس کے ساتھ جھگڑے کا تعلق ہے تو وفاق تو یہاں آ کر یہاں سے اس نے ہمارے ایف آئی اے والوں نے ہمارے یہاں سے لوگ اٹھائے ہوئے ہیں اور غلط کی ہے, لوگوں کے خلاف ایف آئی آریں درج کروائی ہیں مختلف وفاقی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے. تو یقیناً اگر وہ یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم عدالتوں میں بھی جا چکے ہیں. اپوزیشن لیڈر کو چاہیے عدالت میں جائے, اگر کسی کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے, جائیں وہاں پہ کریں, رینجرز کے خلاف کیس کریں. ایک سمپل سوال ہے کہ فورم میں اتنا بھاری اسلحہ ہے, ہمارے جو گاؤں سے اس نے نہیں کہا کہ اینٹی ایئرکرافٹ تک ان کے پاس اسلحہ ہے, تو یہ اسلحہ فورم میں آیا کہاں سے آیا؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اور خاص طور پر ٹرائبل ایریاز میں تو یہ کلچر ہے, وہاں پر تو اسلحہ موجود ہے, ہیوی اسلحہ موجود ہے. افغانستان میں 40 سال سے ایک جنگ ہو رہی ہے اور وہ افغانستان میں جتنا اسلحہ موجود ہے اس کو بارڈر سے ادھر بھی استعمال کیا جاتا ہے, دہشت گرد حملوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یقیناً ہے اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ جو ہے کوئی کنسپیریسی کے تحت لائے گئے تو جن لوگوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں, وہ کہیں سے بھی لے کر آ جاتے ہیں, وہ تو ایشو نہیں ہے. امریکہ میں جو دہشت گرد دھماکے ہوتے ہیں وہ بھی تو غیر قانونی اسلحہ استعمال کرتے ہیں, وہ کہاں سے آتا ہے؟ یورپ میں ہوتے ہیں وہ بھی غیر قانونی اسلحہ ہوتا ہے, وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ مشین گنیں اور یہ راکٹ لانچر ہر جگہ موجود ہیں. یہ تو یقیناً قانون کے اداروں کی ناکامی بھی ہے یا ان کی کمزوری ہے, لیکن یہ موجود ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ فکر کروں کہ اسلحہ آیا کہاں سے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ اسلحہ استعمال نہ ہو, پھر وہ حوالہ ہو اور اس کے بعد اس کا سدباب کیا جائے, اور وہ ایک لانگ ٹرم ایشو ہے. اس کو اب میں ایک پریس کانفرنس میں جواب میں اس کا نہیں دے سکوں گا آپ کو. ہاں ابھی میں بھی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں نا, میری بھی تو سنو نا, یہ تو آپ نے کہانیاں سنائی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عطا تارڑ صاحب نے کل ایک بیان دیا جس میں اس نے ہمارے اوپر بڑے الزامات لگائے, تو اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چونکہ کئی جگہوں پر تنخواہیں لے کر کام کر رہا ہے, کہیں پہ وہ مریم نواز صاحبہ کو بھی خوش کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, پھر میاں شہباز شریف صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ ترجمانی کر رہا ہے, اور جو اس نے فیکٹس بتائے اس نے زیادہ تر, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, وہ پھر میں بیان ہمارے مزمل اسلم صاحب نے اس پر فائنینشیل ایشوز پر اس نے بیان دیا ہے, لیکن کئی جگہ جہاں اس نے کرپشن کا ذکر کیا, بیسیکلی کرپشن اس کو شاید سمجھ نہیں ہے, یہ آڈٹ آبجیکشنز تھے. آڈٹ آبجیکشنز جو آئے ہیں مختلف سالوں میں ان کو یکجا کر کے اس پر ہاں اور وہ اس کا جواب یہ دیں گے, کیونکہ یہ ارشد عزیز ملک صاحب کی سٹوری تھی, یہ ایسی سٹوریاں کرتے رہتے ہیں, تو اس کو پڑھ کر اس نے جو ہے پریس کانفرنس کی ہے, تو اس کو چاہیے تھوڑا سا ذرا سٹوریاں پڑھنے کے علاوہ ذرا اپنی ریسرچ بھی کرے اور غلط بیانی نہ کرے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.